हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णक्रम। यानी किसका वर्णक्रम के बारे में बात करने वाले हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहां पर टॉपिक है आज की विद्युत चुंबकीय तरंग वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। देखिए ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, वर्णक्रम होता क्या है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की बात होती है तो इसमें बहुत सारे तरंग आते हैं, बहुत सारे जो है से फ्रीक्वेंसी का है ना विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और सभी को क्रमागत रूप में एक जगह पे अरेंज करते हैं तो वही बन जाता है वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम बन जाता है। मतलब कैसे? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में जैसे प्रकाश की बात होती है तो प्रकाश तो एक उसका सदस्य है, एक फैमिली है उसका, लेकिन उससे रिलेटेड माने उससे संबंधित और बहुत सारे किरणें होते हैं और सबको एक जो है से क्रमागत रूप में अरेंज किए हुए हैं। यही क्या हो जाता है, यहां पर वर्णक्रम हो जाता है, स्पेक्ट्रम हो जाता है। जैसे देखिए बात करते हैं सीरियली वे में तो यहां पे जैसे रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त है, अवरक्त प्रकाश जिसको बोलते हैं, दृश्य प्रकाश, परावैगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो ये जो आप देख रहे हैं आवृत्ति को बढ़ते क्रम में सजाया गया है, आवृत्ति को बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। तो ये जो व्यवस्था हुई, ये जो अरेंजमेंट हुआ, यही वर्णक्रम है। अब देखिए तो यहां पर मैं बात करूं कि यदि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य दो चीज होता है इसके पास, ठीक है। अब यहां पर उससे संबंधित स्पीड भी है, एनर्जी भी है, इसका मतलब ऊर्जा भी है इसके पास, ठीक है। तो किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, किसकी आवृत्ति कम होगी, किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा, किसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, इस चीजों को बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर विद्युत जो चुंबकीय तरंग है और यदि निर्वात में ये गमन कर रहा है, कोई भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, निर्वात में गमन होता है इसका, तो उसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर ही है। जो कितना है, इसकी स्पीड की बात करें तो c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये सबके लिए है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, या तो सूक्ष्म तरंग हो, या तो अवरक्त हो, या तो पराबैंगनी हो, गामा किरण हो, किसी की भी बात हो। अब देखिए यहां पर क्या होता है, सी मतलब स्पीड मतलब चाल, क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यानी यहां पर यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो ये होता है सी बाई लैम्डा। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यदि वेवलेंथ बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगी और वेवलेंथ घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। हो गई बात? अच्छा, अब देखो एक बात करते हैं ऊर्जा की, ठीक है। तो ऊर्जा देखो यहां पर लिखता हूं, ये होता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच एफ। अब समझिएगा बात को, एच क्या है, प्लैंक नियतांक है, प्लैंक का नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.63। ऐसे कहीं पर लिख दूं, एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। बट यहां पे फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। आवृत्ति यदि बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। यदि आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम होगी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यदि हम इधर से इधर जाएं इस वर्णक्रम में, ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है,
देखिए ओसिलेशन जो है ना, प्रति सेकेंड वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रति सेकेंड ओसिलेशन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आवृत्ति बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब सबसे कम जो आवृत्ति होगी वो रेडियो तरंग की होगी और सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरणें। यानी इधर से इधर जाएंगे सीरियल वे में तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और वही इधर से इधर आते तो ये जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो घटेगी। अब देखो इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंगदैर्ध्य की बात करो, तो तरंगदैर्ध्य फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, आवृत्ति कब बढ़ेगी, जब यहां पर लेमडा यानी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कम होगी। यानी वेवलेंथ की बात करें तो ये घटेगी। साथ ही साथ ऊर्जा की बात करो तो आवृत्ति बढ़ रही है तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। यानी इधर जाने पर ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि रेडियो तरंग से ज्यादा ऊर्जा सूक्ष्म तरंग के पास, उसके बाद अवरक्त के पास, उसके पास दृश्य के पास, उसके पास परावैंगनी के पास, उसके बाद एक्स किरणें के बाद, उसके बाद गामा किरणें। इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ते जाएगी, मतलब आवृत्ति बढ़ रही है और वेवलेंथ कम हो रही। तो ये चीजें हो, इसीलिए रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, ये सब हमारे आसपास बहुत सारे हैं लेकिन उतना हानिकारक नहीं है क्योंकि उसके पास ऊर्जा कम है। और यही गामा किरणें, एक्स किरणें हम लोग के आसपास होता तो हम लोग पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता क्योंकि उसके पास ऊर्जा ज्यादा है। तो यही तो हुआ, यही तो अरेंजमेंट हुआ। क्या चीज यहां पर, स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम। अब जितने भी यहां पर अरेंजमेंट देख रहे हैं, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, ये सब सबकी आवृत्ति क्या होती है, और आवृत्ति जब पता हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इस फार्मूला को यूज करके आप जो है से तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं, है ना। या तो तरंगदैर्ध्य पता हो जाएगी तो आवृत्ति निकाल सकते हैं क्योंकि सी तो कांस्टेंट है इस फार्मूला से। तो एक बात करेंगे, आवृत्ति की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, फिर उसी में बात करेंगे कि इसका उपयोग कहां कहां हम लोग करते हैं। ओके, अब देखिए तो यहां पर ये चीजें होती है। सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंग। सबसे पहले इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो इसकी आवृत्ति इतना हर्ट्ज से इतना हर्ट्ज तक होती है, यानी 10 टू दी पावर 4 हर्ट्ज से 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज तक होता है। आवृत्ति हो गई, मतलब इसके बीच में जो आवृत्ति आएगी उसका अलग अलग जो है से रोल होगा, उसकी भी बात करेंगे, मतलब इसका रेंज है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसको कैसे उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय दोलन यानी एलसी परिपथ, यानी एलसी जो परिपथ होता है, देखिए ऐसे जैसे एल ले लिया, है ना, मतलब इंडक्टर ले लिया, प्रेरक ले लिया और ये संधारित्र ले लिया और इससे अटैच करके एक क्या बना लिया गया, परिपथ बना लिया गया जिसकी आवृत्ति F इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC होता है। अब क्या होगा, एल और सी का वैल्यू बदलते जाइए, फ्रीक्वेंसी बदलता जाएगा, लेकिन याद रहे हम लोग रेंज यहीं तक बनाएंगे। ठीक है, और क्या है, और चालक तार में त्वरित आवेश के कारण, चालक तार में यदि जो है से आवेश का त्वरण होता है ना, तो उस स्थिति में भी ये रेडियो तरंग की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ये तो हो गया उत्पत्ति से संबंधित। अब देखिए ये जो रेडियो तरंग है वो दो तरीके का होता है। एक होता है मीडियम वेव जिसको MW बोलते हैं। यदि रेडियो देखिएगा तो उसमें देखिएगा दो तरीके बैंड लगा हुआ रहता है, बैंड होता है उसमें, है ना, MW लिखा हुआ रहेगा, जिसको मीडियम वेव की बात होगी, मीडियम वेव
रिसीव करेगा वो। ठीक है, तो मीडियम वेव है क्या? देखिए, मीडियम वेव जो है इसको भू तरंग भी कहते हैं। यह क्या है? भू तरंग है, जिसको ग्राउंड वेव के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के धरातल से इनका संचरण कम दूरी के लिए होता है। मतलब पृथ्वी है ना पर ही जो है से एक जगह से दूसरे जगह इसका संचरण हो रहा है, तो कम दूरी के लिए होता है। ठीक है, इसका परास भूचालकता पर निर्भर करता है और इसकी आवृत्ति इतना किलो हर्ट्ज 500 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ये हो गया 500 किलो हर्ट्ज तक ही होती है। यानी बात करें 500 किलो मतलब 500 और किलो मतलब 10 टू दी पावर 3, यानी 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज के रेंज तक ही होती है। लेकिन देखिए 10 टू दी पावर 4 से कहां तक है? 10 टू दी पावर 9 तक है। लेकिन इसका बात की जाए तो 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज के रेंज तक होती है। ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा होता है इसमें शॉर्ट वेव। ठीक है, शॉर्ट वेव, इसका तरंगदैर्ध्य 200 मीटर से 10 मीटर के बीच हो सकता है। तो इसकी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से। यह व्योम तरंग यानी स्काई वेव कहलाता है। मतलब जब जो है इसकी संचरण होती है तो धरातल पे नहीं होता है, ये जो है से जाता है और आयन मंडल से इसका परावर्तन होता है और टकरा करके फिर जहां पर जो है से पहुंचाना है वहां तक संचरण होता है इसका। ठीक है, तो इसको अब देखिए, ये तरंगे का एएम होता है। एएम का मतलब होता है आयाम मॉड्यूलेशन, आयाम का मॉड्यूलन होता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसका उपयोग आता है, तो इसका नाम ही है रेडियो। इसलिए रेडियो क्या है? एक संचार तंत्र है, एक जगह का इंफॉर्मेशन दूसरे जगह तक पहुंचाने वाला चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है ना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, संचार तंत्र होता है, उसमें ही रेडियो वेव की उपयोग होती है। जैसे रेडियो संचार, ठीक है, रेडियो भी क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है। टेलीविजन, टेलीविजन से भी क्या होता है? एक जगह का समाचार दूसरे जगह दिखाया सुनाया जाता है। मोबाइल संचार, मोबाइल भी क्या है? तो इंफॉर्मेशन का देने वाला वही चीज है, संचार तंत्र में ही वो आता है। ठीक है, संचार करने का ही काम होता है उससे। ठीक है, एक जगह बोलते हैं, फिर बहुत दूर जो लोग हैं वो जो है से मोबाइल को यूज करके बातें होती है, सुनते हैं, है ना। तो ये चीजें किसमें आता है? तो ये सब जो आ रहा है सभी के सभी किसमें आ रहा है? तो रेडियो वेव वाले सिस्टम से आ रहा, ये होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म तरंग जिसको बोला जाता है माइक्रोवेव। ठीक है, अब देखिए इसकी आवृत्ति 10 टू दी पावर 9 किलो हर्ट्ज से 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अब देखिए तो इसका नाम क्या पड़ा? माइक्रोवेव बोला गया। देखिए सभी की जो बात होती है, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए क्या होता है कि सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा कौन सा जो है सिस्टम किसके अनुसार से ऑपरेट होगा। नहीं तो सभी क्या हो जाएगा, जैसे रोड पर सभी लोग एक ही लाइन में चलेंगे, एक ही पर चलेंगे तो टक्कर हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहां पर फ्रीक्वेंसी की भी बात होगी तो क्या हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी और जो है से सही से इंस्ट्रूमेंट या तो सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, तो इसकी आवृत्ति हो गई। अब इसकी उत्पत्ति क्रास्टोन नली द्वारा। क्रास्टोन नली है क्या? तो ये एक प्रकार का डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, डिस्चार्ज नली है एक प्रकार का, उससे इसकी उत्पत्ति होती है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। और परिवर्ती माने बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए ये तो हो गया इसका उत्पत्ति। अब इसका उपयोग कहां कहां होता है? सूक्ष्म तरंग भट्ठी में, यानी
जहां पर सूक्ष्म तरंग भट्ठी होता है जिससे उसमें ऊर्जा लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वहां पे इसकी उत्पत्ति मतलब यहां वहां पर इसका उपयोग होता है। रडार में, रडार क्या है आप समझते हो, ठीक है, रडार 11th क्लास में पढ़नी है, ठीक है, साउंड एंड वेव में। तो ये जो है से एक प्रकार की क्या है, सिस्टम है, जिससे क्या होती है, अधिक दूरी पर कोई गाड़ी है या तो कुछ भी है, तो उसकी स्पीड को ज्ञात करने में, उसकी दूरी को ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। या फिर जब क्रिकेट मैच होती है तो देखते हैं बॉलर ने बॉल को कितना स्पीड से थ्रो किया, उस बॉल की स्पीड कैसे ज्ञात करें, तो यही रडार सिस्टम से उसकी स्पीड की माप की जाती है कि फलाने गेंदबाज ने गेंद को इतना के स्पीड से फेंका, है ना, या तो उसको फेंकने की स्पीड इतना है, तो 21 से, रडार से। अब देखिए टेलीफोन में भी इसका यूज होता है। तो ये जो है से इसका उपयोग हो गया। आगे बढ़ता हूं, अब आता है अवरक्त, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड, जिसको अवरक्त किरणें बोलिए या तो इंफ्रारेड रेज बोलिए। अब देखिए ये अवरक्त क्या है। देखिए सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास जो दृश्य प्रकाश है, तो दृश्य प्रकाश में क्या होता है, जिसको विबग्योर कहते हैं, बैगनी से चल करके लाल रंग के तरंगदैर्ध्य तक हम लोग देख पाते हैं, जिसमें 7 कलर आता है, ठीक है। तो लाल रंग से यदि ज्यादा तरंगदैर्ध्य हो जाए तो उसको हम लोग देख नहीं पाते, तो वही क्या है, अवरक्त किरणें। वही क्या है, अवरक्त किरणें हैं, जिसकी तरंगदैर्ध्य लाल रंग से ज्यादा हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो इसकी आवृत्ति 3 इंटू 10⁻11 किलो हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। तो इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो आवृत्ति जब दे रखा है तो इसका हम लोग चाहेंगे तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ये क्या है, न्यूनतम है, जैसी न्यूनतम डालेंगे तो यहाँ पे महत्तम हो जाएगा, महत्तम वेवलेंथ आएगा, और महत्तम फ्रीक्वेंसी यहां पर लगाएंगे तो वेवलेंथ न्यूनतम आ जाएगा। इस तरीके से उसके न्यूनतम और महत्तम का रेंज बता सकते हैं, किसका, अवरक्त का। चलिए तो हो गया आवृत्ति से संबंधित। और यदि तरंगदैर्ध्य निकालने की बात होगी तो यदि आप आवृत्ति याद किए हुए हैं तो उससे आप तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। चलते हैं इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है, क्या इसका ओरिजिन है। तो विलियम हर्शल के अनुसार, यानी अवरक्त किरणें की खोज किसने की है, विलियम हर्शल ने की। पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने से इन किरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, इन्हें उष्मीय किरणें भी कहते हैं। यानी ये जो है से क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म कर दोगे तो उससे अवरक्त किरणें निकलती है, ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य से भी अवरक्त किरणें निकल रही है। तो अब देखिए इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, तो सिकाई करने में। सिकाई करने का मतलब हुआ कि जैसे कभी कभी देखते हैं किसी आदमी को चोट लग गया, चोट लगता है तो उसके लिए क्या होता है, कोई केमिकल उमिकल है ना वहां पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो सेल डिस्ट्रॉय होती है वो रिपेयर होता है और उसको रिलीफ मिलता है। तो उसी तरीके से मतलब मसल्स में यदि जो है से चोट लग जाए, खिंचाव आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, अवरक्त प्रकाश से, अवरक्त किरणें से उसकी सिकाई की जाती है, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिलता है, ठीक है। अंधेरे में फोटोग्राफी करने,
देखते हैं मोबाइल वोबाइल की जो कैमरा होती है उससे हम लोग दिन में फोटो खींचते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन रात में खींचने की बारी आती है तो उसमें एक होता है नाइट मोड। ठीक है, तो नाइट मोड करने देने से क्या होता है, इंफ्रारेड काम करने लगता है, उसमें इंफ्रारेड निकलने लगता है और उससे फोटो खिंचाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो तो नाइट मोड में करने, मतलब वहां पर जो यूज हो रहा है वो इंफ्रारेड यूज हो रहा है और रक्त किरणें यूज हो रहा है, जिससे अच्छे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो पाता है। रिमोट कंट्रोल में, रिमोट जो होती है टीवी चलाने के लिए, ये सब जो है से रिमोट कंट्रोल में यहाँ पर क्या यूज कर होता है उसमें, तो यही अवरक्त किरणें की उपयोग होती है। अवरक्त किरणें से वो जो है से ऑपरेट होता है। तो ये हो गया अवरक्त किरणें। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है दृश्य प्रकाश, है ना, विजिबल लाइट। तो सबसे पहले बात करूं कि इसकी जो आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ऐसे वेवलेंथ कहा जाए तो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम, 8000 नहीं 7000 एंगस्ट्रम तक माना गया है। कहीं कहीं पे 7800 एंगस्ट्रम भी दे देगा, लेकिन 7000 तक ही अब माना जा रहा है। देखिए, तो यहां पर क्या है कि ये जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश में भी अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भीव गौर के नाम से जानते हैं। देखो, बैगनी ये क्या है, इंडिगो मतलब आसमानी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और ये रेड। यदि आप इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, आवृत्ति कम होते जाएगी और ऊर्जा भी कम होते जाएगी। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसका है, बैगनी का। सबसे कम ऊर्जा किसके पास है दृश्य प्रकाश में, लाल का, रेड का। ठीक है, मतलब इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी, ऊर्जा घटेगी। यदि इधर से इधर आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ेगी और ऊर्जा भी बढ़ेगी। यानी लाल रंग का है और बैगनी रंग का है, तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो बोलना है लाल रंग का अधिक होगा, आवृत्ति पूछेगा तो बोलना बैगनी रंग का अधिक होगा, ऊर्जा पूछा जाएगा तो बैगनी रंग का अधिक होगा। ये दृश्य प्रकाश के रेंज में आता है। इधर जो है से देखिए, रेड से इधर जाएंगे और अधिक तरंगदैर्ध्य जाएंगे, या तो आवृत्ति कम, तरंगदैर्ध्य इधर ज्यादा होगा तो आवृत्ति कम होगी, तो किस में चले जाएंगे, अवरक्त में चले जाएंगे। ठीक है, और इसके इधर जाएंगे तो वेवलेंथ और कमेगी, तरंगदैर्ध्य और कमेगी, आवृत्ति और बढ़ेगी, मतलब ऊर्जा और बढ़ेगी, जिसको अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो हो गया। अब देखिए, उत्पत्ति सूर्य से हो रही है, लैंप से हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने पर इसकी उत्पत्ति होती है। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक पढ़ना है, जिसमें बॉमर सीरीज पढ़ना है ना, जिसमें क्या होता है, कुछ भाग दृश्य होता है, जिसमें क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है ग्राउंड स्टेट में, तो वहां पर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है, जिसमें विद्युत प्रकाश दृश्य प्रकाश बॉमर सीरीज के अंतर्गत आता है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए उपयोग इसका, तो इसकी तो बताना ही जो है से उचित नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग जितने चीजों को सबसे पहले देख रहे हैं, ये वस्तु लाल रंग का है, ये वस्तु पीला रंग का है, ये इस रंग का है, तो किसकी देन है,
इस दृश्य प्रकाश की देन है। हम लोग यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो किसकी उपस्थिति में देख रहे हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं। यदि यहाँ दृश्य प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते, क्योंकि किसी चीज को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक दृश्य प्रकाश की आवश्यकता है और एक आई की आवश्यकता है, आंख की आवश्यकता है। यदि आंख किसी के पास आई प्रॉब्लम है तो प्रकाश रहते हुए देख नहीं पाएगा, और यदि आई सही है, आंख सही है, लेकिन प्रकाश नहीं है तो उसी स्थिति में भी वो अंधे की तरह है, वो देख नहीं पाएगा। तो इस रंग बिरंगा जो संसार है, जो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, रंग बिरंगे संसार को, है ना, इसमें किसका जो है से वर्क है? तो दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति। जैसे लेंस से, मिरर से, टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, सब के सब जितना भी यूज कर रहे हैं सभी में प्रकाश की आवश्यकता है। और वो कौन सी प्रकाश की आवश्यकता है? तो दृश्य प्रकाश की आवश्यकता है। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आता है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। मैंने पहले बता रखा कि बैगनी के इधर आ जाओ, यानी वेवलेंथ और कम करो, मतलब आवृत्ति क्या हो जाएगी? और बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? पराबैंगनी हो जाएगा। तो यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज, इसकी आवृत्ति देखिए 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होता है, और यहां पर इसका यहां से यहां तक होता है 1 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। तो यहां पर क्या हो गया? ये जो पराबैंगनी किरणें है इसका न्यूनतम और ये महत्तम, ये प्रास हो गया एक प्रकार का, ठीक है। इसकी आवृत्ति, आवृत्ति जब मालूम है तो तरंगदैर्ध्य तो आसानी से निकाल लेंगे, तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? आसानी से निकाल लिया जाएगा। ओके, अच्छा, अब देखिए यहां पर, अब इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होती है। तो यहां पर विद्युत विसर्जन में, यानी विद्युत जब विसर्जन होता है डिस्चार्ज ट्यूब से, तब जो है से पराबैंगनी किरणें की उत्सर्जन होती है। चिनगारी में, चिनगारी जैसे देखते होंगे कभी कभी कि वेल्डिंग लोहे का हो रहा है तो वहां पे चिनगारी उत्पन्न होता है, जिसको वेल्डिंग करने वाला देखिएगा, पराबैंगनी किरणें बहुत खतरनाक होती है, जिसके लिए वो जो है से मोटे से ब्लैक सा क्या करता है, चश्मा लगाए हुए रहता है, ढके हुए रहता है आई, क्योंकि वहां से पराबैंगनी किरणें निकल रही है। ठीक है, सूर्य से भी क्या हो रही है? पराबैंगनी किरणें निकल रही है, लेकिन हम लोग के पास पराबैंगनी किरणें पहुंच नहीं रही है, अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन, O3, है ना, जो क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को रोक लेता है। यदि वो पराबैंगनी किरणें को रोकने का काम नहीं करे तो क्या होगा? पराबैंगनी किरणें यहां पर आएगी और उसके पास इतना ऊर्जा है, इतना ऊर्जा है कि चीजों को पिघलाने लगेगा। मतलब इसके पास ऊर्जा बहुत ही अधिक है, मतलब ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, किसके लिए? हम लोगों के। तो यहां पर आने से हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, तो अब आता है कि पराबैंगनी किरणें की उपयोग, यूज कहां कहां करते हैं। तो देखिए, कीटाणुओं को नष्ट करने में, यदि कहीं लगा कि बैक्टीरिया लग गया है, ये लग गया है, वो लग गया है, तो वहां पे पराबैंगनी किरणें डालो, उसको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, उस कीटाणु को नष्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, पानी शुद्ध करने में, पानी भी यदि खराब हो गया है तो उसको शुद्ध करने में इसकी उत्पत्ति की जाती है। हीरे, जवाहरात, शुद्ध घी और करेंसी नोटों की शुद्धता परखने, जैसे देखिए होता क्या है कि यहां पर जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं? हीरा ये सब प्योर है कि नहीं, मतलब
एक प्योर है एक इम्प्योर है, अशुद्ध है, तो दोनों पे अल्ट्रावायलेट मारा जाएगा तो दोनों दो तरीके का दिखने लगे। अरे दो तरीके का दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो एक प्योर रखे हुए हैं कि एक अशुद्ध है, इम्प्योर है, तो प्योर पर मारे और इम्प्योर पर मारे तो एक जैसा नहीं लगा, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। ठीक है, शुद्ध घी, करेंसी नोटों की, मतलब जो नोट होता है, जो पैसा होता है नोट वाला कागज वाला, तो वो अलग क्वालिटी का पेपर रहता है, और जो डुप्लीकेट जो है से छाप देता है उसकी क्वालिटी पेपर की अलग होती है। और जब अल्ट्रावायलेट दोनों पर मारा जाएगा, ठीक है, तो दोनों अलग अलग दिखेगा, अलग तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जो विजिबल लाइट में देख पाना पॉसिबल नहीं है, जिससे वो चेक हो जाता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। जैसे कोई पेंटिंग है तो उसके जो केमिकल है, उसके केमिकल को भी इससे वेरीफाई किया जाता है कि पेंटिंग जो है से ये ओरिजिनल किया हुआ है कि डुप्लीकेट किया हुआ है। तो अल्ट्रावायलेट का यूज हो गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें है एक्स किरणें। एक्स किरणें मतलब एक्सरेज। ठीक है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, यहां पर 1 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज से 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। अच्छा, मतलब इसमें भी दो कैटेगरी, देखिए ये जो रेंज आया इससे तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, यहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, यहां पर मिनिमम वेवलेंथ। किससे, तो C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा से। अब समझिए, जितना आवृत्ति इसका इधर के रेंज में होगा, माने छोटा के तरफ होगा, तो ऊर्जा भी कम होगी, जिसको सॉफ्ट एक्सरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोमल मतलब उतना जो है से हानिकारक नहीं है, लेकिन उतना नहीं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी का हड्डी फ्रैक्चर कर गया, ठीक है, ये सब हो गया कुछ, तो उसकी जो है से एक्सरे करने में, उसकी पिक्चर लेने में सॉफ्ट एक्सरे का यूज होता है। लेकिन एक होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया यहां तक आ गया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब ऊर्जा भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा ज्यादा होगा तो वो हार्ड एक्सरे के नाम से जाना, कठोर एक्सरे के नाम से जाना जाए, जिसका यूज कहां किया जाएगा, जैसे कहीं पे ब्रिज है, तो ब्रिज क्रैक है कि नहीं है, तो उसके लिए सॉफ्ट एक्सरे नहीं होता है, उसके लिए हार्ड एक्सरे होता है, उसके लिए हार्ड एक्सरे का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के धातु लक्ष्य से टकराने पर इनकी उत्पत्ति होती है। देखिए इसकी डिस्कवरी रोंटगेन ने की है। रोंटगेन ने क्या किए कि हेवी मेटल प्लेट लिए, टारगेट बना लिए उसका। ठीक है, ये क्या हो गया, भारी धातु। ठीक है, और इस जो है से धातु पर क्या हुआ, फास्ट इलेक्ट्रॉन को लाया गया, और फास्ट इलेक्ट्रॉन जब आके इससे टकराए तो टकराने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और उस गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित देखा जाए तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और एक नई ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, जिसको यहां पर क्या होगा, एक्स रे के रूप में, एक्स रेज के रूप में निकलेगा, एक्स रेज के रूप में निकला, नया किरण निकला, नया विद्युत चुंबकीय तरंग निकला, तो रोंटगेन ने इसका नाम रख दिया एक्स रे। ठीक है, अब इसका उपयोग की बात करते हैं, तो इसका उपयोग होता है टूटी हड्डी का पता लगाने में, तो पहले बोला एक्सरे करने, चिकित्सा के अन्य क्षेत्र में जैसे थेरापी ये सब करना है, ठीक है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। पदार्थों की संरचना के अध्ययन में, ठीक है, मतलब जो क्रिस्टल होती है पदार्थ की, उसकी अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट जो है से क्या है, गामा किरण। ठीक है, गामा रेज है।
अब गामा रेज की बात की जाए तो गामा किरणें जो होती है वो देखिए, इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज जो होता है, यहां से लेके यहां तक 5 × 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। तो ये इसकी आवृत्ति हो, ये क्या हो गया न्यूनतम, और ये क्या हो गया महत्तम। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये रेडियोधर्मी मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसके न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, भारी नाभिक जब हल्के हल्के नाभिकों में टूटते हैं, तो वहां से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की उत्पत्ति होती है। तो उसमें गामा रेज की बात होने वाली है, यानी गामा रेज की उत्पत्ति कहां से हो रही है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो भारी नाभिक है, वो हल्के नाभिकों में टूटते हैं, तो वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका उपयोग देखा जाए तो नाभिक की संरचना को जानने में, नाभिक की संरचना किस तरीके की है उसको जानने में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर की उपचार में, कैंसर मतलब क्या हो गया, डेड सेल होता है, जो खराब सेल होता है। ठीक है, तो क्या होती है उसमें जो है से इसको यूज किया जाता है, जो क्या करता है, जो कैंसर वाला सेल है उसको जाके ये खत्म कर देता है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा जो है से उस पर प्रभाव डालता है ना, जो सेल सही है उस पर भी प्रभाव डालता है लेकिन बहुत कम डालता है। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में रासायनिक पदार्थों की शुद्धता की जांच में, यानी केमिकल जो होता है फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, उसकी शुद्धता को जांच करने में इसकी उपयोग की जाती है। तो इस तरह से यहां पर गामा किरणें की उपयोग हुई, और इसी के साथ ये टॉपिक, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है।